Hello friends, today we are recording this video for discussion of notifications which are recently issued on 5th July 2022. Friends, आप सबको ध्यान है 28 और 29 जून को 47th GST काउंसिल मीटिंग हुआ था. Lot of recommendations have taken place. रेट्स के जो नोटिफिकेशंस थे वो अभी आने बाकी हैं, so we'll not be commenting on that because there are some very important changes in those rate notifications. हम आज इस वीडियो में नोटिफिकेशन नंबर 9 टू नोटिफिकेशन नंबर 13 डिस्कस करेंगे. नोटिफिकेशन नंबर 9 से लेके 14 तक 5th जुलाई 22 को रिलीज किए गए थे. So today we will be discussing in this video notification number 9 to notification number 13 of 2022. नोटिफिकेशन नंबर 9 जो है उसमें केवल इतना बोला गया कि 5th जुलाई को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा फॉर द प्रोविजंस विच वर एज पर क्लॉज 110C एंड 111 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022. Now friends, 111 is very important section because 111 में they have suggested or rather it was recommended कि 50 सबसेक्शन 3 को अमेंड किया जाए और उसको अमेंड करके ये लिखा जाए कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले लेते हैं और कल ये पता चलता है कि वो गलत क्रेडिट आपने ले ली थी और उसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ जाती है. So the important aspect that needs to be looked into would be whether you have claimed the credit or availed the credit and utilized the same or not. In case you have not utilized, then this amended section 50 subsection 3 ये बोलता है कि अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी नहीं आएगी. मीनिंग देयर बाई यू आर ओनली लाइबल फॉर reversal of the input tax credit which was wrongly availed but not utilized. In case it got utilized, then to the extent it is getting utilized, the interest will be applicable. उसके लिए इन्होंने एक नया रूल डाल दिया है, रूल 88 कैपिटल B. जब हम नोटिफिकेशन नंबर 14 डिस्कस करेंगे 14, in that they have incorporated or rather inserted this rule 88 capital B जहां पे उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा. बट नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स में दो चीजों के लिए सेक्शन 1111 एंड सेक्शन 110 सबसेक्शन 10 उसको इन्होंने इफेक्ट में ले आए हैं. सेक्शन 110 सबसेक्शन क्लॉज C में उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है तो उस कैश लेजर के बैलेंस को आप दूसरे जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट पर्सन का जीएसटी नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अविनाश का जीएसटी नंबर है तो वो मिस्टर ए के जीएसटी नंबर में ट्रांसफर कर सके. नो, अविनाश का सूरत का जीएसटी नंबर है, वो अविनाश के सूरत के ही दूसरे या अहमदाबाद के या दिल्ली के जो दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हैं. यानी पैन नंबर सेम हो बट जीएसटी नंबर डिफरेंट हो. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड. बट वहां पे एक उन्होंने कंडीशन डाली है कि अगर जिसका बैलेंस ट्रांसफर करने की बात की जा रही है अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अगर कोई लायबिलिटीज हैं देन इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो देयरफॉर थिंग टू बी नोटेड एंड केप्ट इन माइंड इज दैट यस नाउ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपके पास बैलेंस है सो दिस बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन्स. बट इन केस देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग दिस बैलेंस और हुज बैलेंस इज बीइंग ट्रांसफर्ड देन इन दैट केस द ट्रांसफर विल नॉट बी अलाउड. तो वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो दिस इज सेक्शन 110 क्लॉज C इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ट्रांसफर एंड सेक्शन 111 50 सबसेक्शन 3 जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है और बहुत सारे जो एम्बिग्यूटीज थी, जो डिस्प्यूट्स थे, जो कंफ्यूजन्स थे उसको सेटल कर दिया है इस अमेंडमेंट के बाद. बिकॉज आपने गलत क्रेडिट ले लिया, यूटिलाइज नहीं किया तो भी डिपार्टमेंट इंटरेस्ट मांगता था.
व्हाट वाज द रेट दैट वाज सपोज टू बी चार्ज, उसमें एक डिस्प्यूट था. सो नाउ दे हैव अमेंडेड दिस सेक्शन एंड नाउ दे हैव क्लियरली सेड कि availed and utilized. If it is availed but not utilized, then in that case the interest as per me will not be applicable, and therefore they have rightly done so and removed and rather settled lot of disputes or lot of confusions which were arising. Over the next session, next recording में हम 88B का जो रूल उन्होंने इंसर्ट किया है वो भी हम देखेंगे. सो दिस वाज नोटिफिकेशन नंबर 9/2022. Now let me come to notification number 10 of 22. Sir, annual return हमें भरना पड़ता है. So now by virtue of this 10/2022 of central tax, इन्होंने exemption दे दिया है. They have said aggregate turnover 21-22 में, I'm repeating, aggregate turnover 21-22 में जिसका भी 2 करोड़ से कम है, so उसको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. सो दे हैव एग्जेम्प्टेड ऑल दोज टैक्स पेयर्स, ऑल दोज टैक्सेबल पर्सन्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 2 crores, और रादर आई वुड से नॉट लेस देन बट अप टू 2 crores, बिकॉज 1,99,999 की बात नहीं हो रहा है, 2 करोड़ तक की बात हो रहा है. यानी 2 करोड़ 1 रुपया होगा तो एनुअल रिटर्न भरना है, लेकिन 2 करोड़ तक होगा तो एनुअल रिटर्न नहीं भरना है. इट इज 10/2022. देन कम्स 11 of 2022. CMP 08 का इन्होंने डेट बढ़ा दिया है. जो क्वार्टरली 30 जून का है उसको 31 जुलाई तक अब फर्निश किया जा सकता है. सो द स्टेटमेंट विच वॉज सपोज टू बी फर्निश्ड, which was containing the details of the self-assessed tax in CMP 08 for the quarter ending 30th June, it can be done now till 31st of July 2022. That is 11/2022. Now comes 12/2022. फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा 29 दिसंबर 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था 73/2017. GSTR 4 से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन था, जहां पे GSTR 4 के डिलेड फाइलिंग में सेक्शन 47 के हिसाब से जो फीस लगती थी, इट वाज वेविंग दैट फीस. और इसके लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था दैट वाज, if I'm not wrong, it was 7/2022. Yes, it is written there on the notification also, 7/2022, जिसने ये एक्सटेंड किया था 30th जून तक. Now it has been extended till 28th day of July 2022. तो GSTR 4 की जो डेट्स हैं, विदाउट एनी लेट फीस, it is waived if it is filed till 28th of July 2022 by virtue of 12/2022 notification. And now comes 13/2022. This is an important notification, friends. इस नोटिफिकेशन में कोविड के समय में जो उन्होंने एक एक्सटेंशन लाए थे कि आपके कुछ एक्टिविटीज को दे हैव एक्सक्लूडेड अ पर्टिकुलर पीरियड, उसी को कंटिन्यू करते हुए दे आर कंटिन्यूइंग विद दिस. एंड ओरिजिनल नोटिफिकेशन वाज 35/2020, then it was 14/2021. So what now they are saying is, now the council has recommended and therefore they are extending the time limit, and this is something which needs to be kept in mind. बहुत important है और टैक्स पेयर के अगेंस्ट में जाता है कुछ हद तक, एंड डिपार्टमेंट के फेवर में जाता है कुछ हद तक. क्लॉज 1 ये क्या बोलते हैं, 7310 में जो टाइम है इशुएंस ऑफ ऑर्डर का, अंडर सेक्शन 73(9), 7310 में क्या टाइम दिया गया है, आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से 3 साल के अंदर अंदर आपको एडजुडिकेट कर देना है. कोई भी नॉन पेमेंट हो, शॉर्ट पेमेंट हो, रेन्यूअस रिफंड हो, या रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो. अगर आप 3 साल में नहीं कर सकते तो वो लैप्स हो जाता है. So that is the time period which is specified under this section 73 subsection 10, and the order is issued under section 73(9). What they are now doing is for the year 1718. अब सर फ्रेंड्स 1718 का अगर आप देखेंगे तो 1718 का, if I am not wrong, the due date for filing annual return was 31st January 2020. तो टेक्निकली 31st January 2020 से 3 years was the date of adjudication for 1718, यानी 2023 जनवरी तक. What they are saying is कि उसको हम 30th September 2023 तक एक्सटेंड कर देते हैं. So they have
एक्सटेंडेड टिल 30th September 2023, मीनिंग देयर बाई 8 महीने उन्होंने एक्सटेंड कर दिया. सो all those assessments, all those adjudications which has to be done under section 73 is now being extended for the period of 8 months, and now it can be for 17-18 it can be adjudicated till 30th September 2023. लॉ बोलता है कि मिनिमम 3 महीने पहले आपको शोकॉज देना पड़ेगा, यानी सितंबर, अगस्त एंड जुलाई, 30th जून 2023 तक इनको आपको शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा. तब तक का टाइम इनके पास है फॉर 17-18. This is clause 1 of 13 of 2022 notification. Clause 2. Clause 2 में ये बोल रहे हैं कि they are excluding the period of 1st day of March 2020 till 28th day of February 2022 for computation of period of limitation under section 7310 of the said act for issuance of order under 73(9) for recovery of erroneous refund. पहले जो बात था वो नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट और रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए था, क्लॉज 1. क्लॉज 2 इज पर्टेनिंग टू एरोनियस रिफंड. अगर मैंने रिफंड कोई गलत ले लिया है, सो डिपार्टमेंट इज फर्दर स्ट्रेचिंग द टाइम. 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 22 तक, 28 फरवरी 2020 तक का जो पीरियड है, यानी ऑलमोस्ट 2 साल का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा for the purpose of computation of limitation for the year 17-18 or 18-19 or whatsoever for the purpose of recovery of the erroneous refund which has been claimed by the taxpayer. Meaning thereby 17-18 का अदरवाइज जो हमारा डिस्कशन हुआ 31 जनवरी 2023 को खत्म हो जाता. अब इन्होंने क्या किया, 1 मार्च से पूरा पीरियड एक्सक्लूड कर दिया. 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड अभी एक्सक्लूड कर दिया. सो दैट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड नाउ. इसको एक्सक्लूड करके विल हैव टू कैलकुलेट 3 years. सो ड्यू डेट वाज 31st जनवरी 2020. 7310 का ऑर्डिनरी डेट आता 23. नाउ 2 years has been excluded, so it will go up till 25. So my reading of law says कि they have excluded this entire period for computation of the period of limitation and therefore इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है, और उसके एक्सक्लूड करने के बाद यानी 2 साल एक्सक्लूड होंगे तो 2 साल ऐड हो जाएंगे. सो इट विल बिकम 2025. सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी कैलकुलेटेड, बिकॉज इट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट 3 years. सो ड्यू डेट जो था दैट वाज 31st जनवरी 2020. वहां से आप 1 महीना केवल आपका यूज होगा फरवरी का, मार्च से एक्सक्लूड हो जाएगा. तो अगर आप 1 महीना कंसिडर भी कर लेते हैं तो इट विल बी December 24, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी January 2025. सो ईदर ऑफ द व्यूज कैन बी टेकन, बट आई एम होल्डिंग अ व्यू दैट इट विल बी 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट. दैट मीन्स 23 का जनवरी, अब दिस पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड एंड द सेम पीरियड विल बी एडेड. सो 2 years विल बी एडेड टू January 23. इट विल बी 25 January. दैट इज वॉट is as per me, और वो सेफर भी है, यू टेक ऑन अ हायर साइड. थर्ड, क्लॉज 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किया है. व्हाट दे आर डूइंग इज 1st day of March 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का दे आर एक्सक्लूडिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशंस अंडर 54 और 55. सो दिस इज इन आवर फेवर. पहले जो 2 क्लॉजेस थे दोज वर गोइंग इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट कि आप 7310 का जो पीरियड है उसमें एक्सक्लूड कर रहे थे एक पीरियड को. एक को आपने सितंबर 23 तक एक्सटेंड कर दिया, दूसरे में आपने 2 साल एक्सक्लूड कर दिया. बट यहाँ 54 में मुझे कोई एप्लीकेशन डालनी हो रिफंड की, या 55 में अगर कोई एप्लीकेशन डालनी हो, तो इसके लिए भी इन्होंने मार्च 20 से लेके फरवरी 22 तक का जो टाइम था वो एक्सक्लूड कर दिया है. अगर कोई भी कंप्यूटेशन मुझे लेनी है तो ये पीरियड को मैं एक्सक्लूड करके फिर मैं कंप्यूटेशन, लेट से मुझे 2019 की एप्लीकेशन करनी है जिसका लेट से टैक्स पीरियड मेरा खत्म हो रहा था 22 इस ड्यूरेशन में, यानी 1 मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 22 के बीच में. सो दिस पीरियड नीड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, इट विल बी एक्सक्लूडेड ऑटोमेटिकली. तो जितना महीना मेरा पहले रह गया था, यानी 28 फरवरी 2020 तक जितने मंथ्स मेरे रह गए थे उतने मंथ्स मेरे 28 फरवरी 22 के बाद
इंक्लूड करे जाएंगे और तब तक मैं 54-55 की एप्लीकेशन कर सकता हूं. So, and they are saying that this notification is going to be having a retrospective effect, and therefore it will be applicable from 1st March 2020. This is very important to note. 5th July 2022 को ये notification है, 13/2022, but they are making it effective from 1st March 2020, and there are 3 clauses. Clause 1, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट और रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की रिकवरी के लिए शोकॉज नोटिस जो इनको देना था, ऑर्डर जो देना था 73(9) में, दे हैव एक्सटेंडेड द पीरियड टिल 30th September 2023. 1. 2, एरोनियस रिफंड अगर आपने क्लेम किया तो 1st March 20 से लेकर 28 फरवरी 22 तक का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया है लिमिटेशन 73(10) की कैलकुलेट करने में, और इसको एक्सक्लूड करने के बाद आपको लिमिटेशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा और तब तक वो एरोनियस रिफंड को आपसे रिकवर कर सकते हैं. एंड थर्ड, 54 या 55 में आपको जो एप्लीकेशंस करनी थी रिफंड की, वो एप्लीकेशंस भी जब लिमिटेशन आप कंप्यूट करेंगे रेलेवेंट डेट से 2 years की, उसके अंदर आप ये 2 साल यानी 1st March 20 से लेके 28 फरवरी 22 तक का पीरियड आप एक्सक्लूड कर देंगे. फ्रेंड्स, दिस वाज notification number 9 to notification number 13. In another video we'll be recording notification number 14, and then there are various circulars which have been issued by the department. Circular number 170 से लेके 176, but most important is circular number 170 to 173 as per me. So that also will record in a separate video for the benefit of all of you, and I hope that this video will certainly add value, and I've tried to share my views on the notifications. I'll end by saying this. 47th जो मीटिंग था, that was very crucial and it has brought in lot of confusions, lot of changes. Let the rate notifications come, then we'll see how it is going to impact the healthcare industry and the other industries. But yes, at the same time, notifications में कुछ अच्छे भी हैं और हमारे फेवर के भी हैं. जैसे रिफंड की एप्लीकेशन का भी हमने 13/2022 में देखा, वैसे ही 14/2022 में 89 सब रूल 5 जो इन्वर्टेड ड्यूटी है, उसमें भी दे हैव ट्राइड टू चेंज द फॉर्मूला टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे इनपुट सर्विसेज का भी कुछ बेनिफिट जरूर टैक्स पेयर्स के पास पास ऑन होगा. विद दिस फ्रेंड्स, विल बी रिकॉर्डिंग 14/2022 इन सम टाइम. आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.